दिल्ली के रहने वाले निकेत झा रात 8 बजे एक बस में बैठ के देहरादून के लिए निकल जाते हैं। उनका प्लान था कि देहरादून के रेलवे स्टेशन जाके वहां से मसूरी जाने वाली बस में बैठेंगे और मसूरी के लैंडौर एरिया में 3-4 दिन बिताने के बाद वापस दिल्ली आ जाएंगे। दिल्ली से 125 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद जब बस एक ढाबे पे रुकी तब निकेत भी बाहर निकल कर आते हैं खाना खाने के लिए। और फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने निकेत को अंदर से दहला दिया एकदम। ना तो निकेत उस रात देहरादून पहुंचे और ना ही दिल्ली वापस जा पाए। अगले 2 दिनों तक निकेत ने जो फेस किया ना भाई, वो सुनकर आपके रोंगटे कुतुब मीनार बन जाएंगे। फिलहाल निकेत द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट आप अभी वीडियो में देख सकते हैं। निकेत भाई दिल्ली के रहने वाले हैं और यहीं पर एक स्कूल के अंदर ये टीचर है। टीचिंग के साथ साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं। अब पूरा साल स्केड्यूल काफी बिजी रहता है और इसी बिजी स्केड्यूल में से 3-4 दिन का टाइम निकाल के या आसपास के पहाड़ों में घूमने निकल जाया करते हैं। इसी बीच इन्हें पता चलता है मसूरी के लैंडौर वाले इलाके के बारे में। ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है, दिल्ली से बस पकड़ के हम पहले देहरादून जाएंगे और देहरादून रेलवे स्टेशन पर मसूरी की बस मिलती है। वहां से बस पकड़कर हम सीधा मसूरी पहुंचेंगे और वहां 4-5 दिन गुजारने के बाद वापस दिल्ली आ जाएंगे। 3 जनवरी 2025 को निकेत ISBT कश्मीरी गेट पहुंचते हैं जहां से इनको देहरादून के लिए बस पकड़ना था। जब निकेत वहां पहुंचा तो पाया कि सारी बसेस बहुत ज्यादा महंगी हैं और इन्होंने कोई भी प्री बुकिंग नहीं कराई थी। अब यहाँ रेड बस पर स्क्रॉल करते हुए इन्हें एक प्राइवेट बस सर्विस का पता चलता है। वो शाम के 8 बजे कश्मीरी गेट से निकलकर अगले दिन सुबह 3 बजे देहरादून पहुंचाते इनको। उसका प्राइस भी कॉम्पेरेटिवली कम था तो इन्होंने उसी बस में अपनी बुकिंग करा ली। फिलहाल अब निकेत द्वारा की गई बुकिंग का स्क्रीनशॉट वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर जो निकेत की सीट थी उसका नंबर था SS16। ये ड्राइवर वाले लाइन में 6ठे रो की विंडो सीट थी। उस समय विंटर का टाइम था, बसें भी काफी लेट चल रही थी और इसी चक्कर में इस बस को निकलते हुए भी 9 बज जाते हैं। अभी कश्मीरी गेट से निकलकर 125 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद रात 11:30 बजे वो बस पहुंचती है खतौली के एक ढाबे पर बस रुकी और कंडक्टर ने बोला कि 30 मिनट तक बस रुकेगी, जिसको इसको डिनर करना है वो लोग कर ले। निकेत बताते हैं कि उस टाइम टेम्परेचर 12 डिग्री था और बाहर बहुत घना कोहरा हो रखा है। जिस ढाबे पर ये बस रुकी थी वहाँ पर एक भी टूरिस्ट नहीं था। सिर्फ एक अंकल थे जो काउंटर पे बैठे हुए थे और उनका स्टाफ अंदर किचन में था। जब ये बस वहाँ रुकी, इसके पैसेंजर्स बाहर निकले, उसके बाद से ही जाके होटल के अंदर थोड़ी बहुत हलचल हुई। यहाँ निकेत देखते हैं कि सारे अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं। कई सारे कपल बैठे हैं होटल के अंदर और उसे ना ये चीज बहुत ज्यादा खटक रही थी कि यार मैं अकेले हूँ इस समय। निकेत फिलहाल एक कंपनी क्रेव कर रहा था अपने लिए। एक टेबल पर बैठ के इसने डिनर का ऑर्डर किया और थोड़ी देर के बाद जब डिनर इसके पास आया तो ये ना प्लेट उठा के बस के अंदर चला जाता है। और जब नितेश बस के अंदर पहुंचा तो ये देखता है कि सारी बस तो खाली है, सब लोग नीचे उतरे हुए हैं, पर सिर्फ एक बूढ़े अंकल अपने सीट पे बैठ के लगातार नीचे की तरफ अपने घुटने के बीच में देख रहे थे। निकेत उनको इग्नोर करते हुए चुपचाप अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है। वहां उसने डिनर खत्म किया और डिनर खत्म करने के बाद ये बस से बाहर जाता है प्लेट रखने के लिए। वहां होटल के अंदर प्लेट रख के और पेमेंट करने के बाद जब ये बस की तरफ लौट रहा था तब उस समय अभी भी 5 मिनट बचे हुए थे। कुछ पैसेंजर्स तो बस के अंदर वापस आ गए थे और कुछ अपना डिनर कर रहे थे अभी भी। जब निकेत बस के और करीब पहुंचता है तो इसने देखा कि जो वो बूढ़े अंकल बस के अंदर बैठे थे वो बस से नीचे उतर के आते हैं। सामने निकेत दिखा तो इन्होंने बोला कि बेटा अंदर सीट पर ना मेरा सामान रखा है, मैं 2 मिनट में वॉशरूम से आता हूँ, तुम प्लीज मेरा सामान देखना तब तक। निकेत बोलता है ठीक है अंकल। ये चुपचाप जाके अपनी सीट पर बैठ जाता है और उसके सीट से जो अंकल की सीट थी वो दिख रही थी तो निकेत की नजर उन्हीं अंकल की सीट पर थी। निकेत यहाँ वेट करते रहा। सारे पैसेंजर्स बस के अंदर चढ़ गए थे पर वो अंकल वापस नहीं आए। निकेत बताते हैं कि मेरा मन कर रहा था कि मैं जाके ड्राइवर से बोलूं कि अंकल गए हुए वॉशरूम में, आप रुक जाइए 2 मिनट, पर वो ऐसा कर नहीं पाए। इस समय विंटर सीजन था, सबको बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। पर निकेत बताते कि उस टाइम पे मुझे बहुत गर्मी लगने लगी अजीब तरीके से, बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था और पता नहीं मेरा दिमाग काम ही नहीं किया उस टाइम पे। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं ड्राइवर के पास जाके बोलूं कि रुको 2 मिनट। बस उस ढाबे से आगे बढ़ने लगती है देहरादून के लिए। इतने में निकेत ने क्या किया कि जो वो अंकल का सामान रखा था सीट पे उसे उठा के सीट के नीचे कर दिया कि इनका सामान सेफ रहे। बस अभी यहाँ से 100 मीटर ही आगे बढ़ी थी कि कंडक्टर ने ड्राइवर को रुकने के लिए बोला कि एक पैसेंजर रह गया है पीछे। निकेत ने सोचा कि चलो फाइनली वो अंकल वापस आ गए, पर यहाँ पर होता ये है कि वो जो पैसेंजर अंदर चढ़ा वो अंकल नहीं थे, वो एक आंटी थी जिन्हें निकेत ट्रिप की स्टार्टिंग से ही नोटिस कर रहा था। वो आंटी आके अपनी सीट पर बैठ जाती हैं चुपचाप। बस वहां से घने कोहरे के बीच आगे बढ़ती है देहरादून के लिए।
यहाँ निकेत अब खुद को रोक नहीं पाता, ये सीधा ड्राइवर के केबिन में पहुंचा और वहाँ उसने बोला कि उस वाली सीट पर एक बूढ़े अंकल बैठे थे, वो ढाबे के रेस्टरूम में गए थे और वापस नहीं आए। आप जरा देख लीजिए, उनका फ़ोन नंबर वगैरह हो तो कॉल कर लीजिए उनको। तब जो ड्राइवर था ना, वो बहुत चिढ़ गया ये बात सुन के। वो बहुत झल्लाते हुए बोलता है निकेत से कि नहीं, ऐसा कोई पैसेंजर नहीं चढ़ा हमारी बस में, आप जाके अपनी सीट पर बैठिए। जिस सीट की आप बात कर रहे हो वो तो स्टार्टिंग से ही खाली है। अब देखो, निकेत एक टीचर है, इसे अपने स्टूडेंट से रिस्पेक्ट की आदत है कि ये जब क्लास के अंदर जाते हैं तो सब इनको ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, ऐसे करते हैं। और अभी जब ड्राइवर ने इस तरीके से इनसे बात की तब नितेश का यहाँ मन बहुत उखड़ गया। ये चुपचाप जाके सीट पर बैठ जाता है गुस्से में। अभी इस घटना के आधे घंटे के बाद बस फिर से रुकती है। निकेत जहाँ विंडो की तरफ बैठा हुआ था उस जगह से बाहर की तरफ देखते हुए नोटिस करता है कि 5 लोग रोड क्रॉस करके जहाँ बस का गेट है उसकी तरफ आते हैं। और उन 5 लोगों में से एक वो अंकल भी थे जिन्होंने अपना सामान निकेत के भरोसे छोड़ा था। निकेत को थोड़ा यहाँ सांस में सांस आई कि यार चलो, अभी अंकल आएंगे अंदर तो मैं उनसे पूछूंगा कि कहाँ रह गए थे। पर भाई साहब, जब वो 5 लोग अंदर चढ़े ना, तब निकेत ने पाया कि सिर्फ 4 लोग ही बस के अंदर हैं। वो जो अंकल थे लास्ट में, वो बस के अंदर चढ़े ही नहीं। निकेत इस जगह पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आया कि यार क्या हुआ अभी उसके साथ। जैसे तैसे खुद को थोड़ा शांत करने के बाद निकेत ने सोचा कि यार देहरादून में मैं एक होटल बुक कर लेता हूँ। अब जब निकेत दिल्ली में था तभी इसने एक होटल के बारे में पता किया था जो उस समय 1000 रुपए दिखा रहा था। पर अभी जब निकेत ने ऑनलाइन उस होटल को बुक करना स्टार्ट किया तो ये देखता है कि उसका प्राइस 2200 हो गया है। ये होटल फिलहाल निकेत के बजट से बाहर का था। अब बहुत ज्यादा ढूंढने पर इसे 800 रुपए में एक दूसरा होटल दिखता है। उस होटल को बुक करने में कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं लग रहा था, इसलिए निकेत ने फटाफट वो होटल बुक कर दिया। थोड़ी देर में निकेत को अपने को पैसेंजर से पता चलता है कि जो ये बस है ये तो ISBT देहरादून जाएगी ही नहीं, ये उससे पहले ही अपने कंपनी के होटल पे रुकेगी। अब जिस जगह पर ये बस रुकती वहां से निकेत ने जो होटल बुक किया था उसकी दूरी 3 किलोमीटर थी। अभी जो इसने एक्सपीरियंस किया था ये सब इससे ऑलरेडी परेशान हो चुका था। इससे लगा कि यार पता नहीं अब उस जगह से कोई ऑटो मिलेगी कि नहीं सुबह के 2:30-3 बजे। और जो वो कंपनी का होटल था जहां पर बस रुकती वो बहुत कॉस्टली था। निकेत ने ये सारी बात अपने को पैसेंजर को बताई जो उसके पास बैठा हुआ था। ये सब सुनने के बाद वो पैसेंजर थोड़ा सीरियस हो गया, बोला कि आप तो बुरा फंस गए हैं। सुबह 2:30-3 बजे आप देहरादून पहुंचेंगे और आपको वहां पर कोई ऑटो ना मिला तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। निकेत के पास बहुत सारी समस्याएं थी, इनका बजट कंस्ट्रेंट भी था, रात को ये रिस्क भी नहीं लेना चाहते थे। ये सारी बातें सुनने के बाद जो उनका को पैसेंजर था उसने बोला कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, जो हमारा ग्रुप है हम लोग ऋषिकेश जाएंगे, आप हमारे साथ चलिए और रास्ते में ऋषिकेश के लिए एक रोड कटती है, आप वहां पर उतर जाइएगा हमारे साथ। निकेत ने भी सोचा कि ठीक है यार, मैं इस ग्रुप के साथ जुड़ जाऊंगा तो वैसे मैं अकेला हूँ, मेरा अकेलापन भी दूर होगा और थोड़ी इंजॉयमेंट भी हो जाएगी। निकेत हामी भर देता है कि ठीक है, मैं आपके ग्रुप के साथ ही ऋषिकेश चलूंगा। रात को 1-1:30 बजे के बीच में इनकी बस पहुंचती है नेपाली फार्म। नेपाली फार्म से ऋषिकेश का एक दूसरा रास्ता कटता है और वहां से देहरादून 50 किलोमीटर दूर था। जब बस नेपाली फार्म पर रुकी तब निकेत भी इस ग्रुप के साथ नीचे उतर जाता है। अब जो ये ग्रुप था ना, इसमें 10-15 लोग थे और इन सबकी बुकिंग पहले से हो रखे थे, इनकी कैब वैब सब कुछ खड़ी थी उस पॉइंट पे। अब जब आप ग्रुप ट्रिप कर रहे होते हो तो सिर्फ आपकी नहीं चलती, जो साथ में आपके लोग हैं उनके भी सुननी पड़ती है, उनके हिसाब से भी थोड़ा चलना पड़ता है। उन लोगों को शायद निकेत नहीं चाहिए था अपने साथ। तब उस समय जो निकेत के साथ उनका को पैसेंजर था वो निकेत को इग्नोर कर देता है पूरी तरीके से। उनका पूरा ग्रुप कैब के अंदर बैठते हैं और ये सारे के सारे वहां से ऋषिकेश के लिए निकल जाते हैं। अच्छा, जब बस इस नेपाली फार्म पर रुकी थी तब इस ग्रुप और निकेत के अलावा वहां पर एक लड़का और एक कपल भी उतरे थे। इस टाइम पर 1:30 बजे घने कोहरे के बीच रोड पर सिर्फ ये 4 लोग खड़े थे। थोड़ी देर में निकेत ने नोटिस किया कि जहां पर ये लोग उतरे थे वहां से कोई 100 मीटर की दूरी पे एक पेड़ है और पेड़ के नीचे 3-4 ऑटो लगे हुए थे। इनके साथ जो लड़का और वो कपल उतरा था ये लोग उसी ऑटो की तरफ जा रहे थे। निकेत दौड़ के जाता है लड़के के पास और इनको रोक के बोलता है कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है और मैं तो मतलब फंस गया हूँ, मेरा ऋषिकेश आने का कोई प्लान नहीं था पर इस समय मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। बहुत डर चुका था निकेत यहाँ पे। तब वो लड़का बोलता है कि आप एक काम कीजिए, आप तपोवन चले जाइए, तपोवन में आपको बहुत सारे बजट होटल मिल जाएंगे। फिर वो लड़का वहां से एक ऑटो में बैठ के आगे निकल जाता है। अभी यहाँ पर निकेत और वो कपल बच गए थे और उनसे भी इसने सारी बातें शेयर की। फिर वो कपल बोलता है कि ठीक है, आप चलिए हमारे साथ तपोवन, जिस होटल में हमारी बुकिंग है उसमें ही एक दूसरा कमरा लेके आप रुक जाइएगा आज रात। यहाँ निकेत सेम ऑटो में बैठ के उस कपल के साथ तपोवन की तरफ निकल जाता है।
तपोवन पहुंचकर उसी कपल वाले होटल में निकेत ने एंट्री की। फिर उसके बाद थोड़ा बार्गेनिंग करने पे निकेत को एक कमरा मिलता है। जब निकेत कमरे के अंदर गया तो देखता है कमरा बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत शानदार था। निकेत बताते हैं करीब 3-4 हजार से कम का वो कमरा नहीं होगा, पर इसे बहुत कम दाम में मिल गया तो ये खुश हो गया बहुत। अच्छा, जो ये होटल का कमरा था ये 24 आवर बेसिस वाला था, कि मतलब आप जब चेक इन करेंगे उस टाइम से लेके 24 आवर तक आप होटल के अंदर रह सकते हैं। निकेत यहाँ अपने कमरे में चेक इन करता है और मुंह हाथ धो के ये अपने बेड पे लेट जाता है। ये सब करते कुराते सुबह के 3:45 हो चुके थे। अभी नितेश जिस बेड पर लेटा था उसके सामने बालकनी थी और बालकनी की विंडो से बाहर की तरफ दिख रहा था सब कुछ। उसके बालकनी से थोड़ी दूर पर एक बिल्डिंग भी थी। नितेश उस बिल्डिंग को निहारते हुए अपनी आंख बंद कर लेता है और 5-7 मिनट के बाद ही इसे अपने सामने वाले कमरे से ना एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है। जैसे 3-4 महीने के बच्चे रोते हैं वैसी उसकी आवाज आ रही थी। इसे एहसास होता है कि उस बच्चे की रोने की आवाज सुन के उसके पेरेंट्स उठते हैं और उस बच्चे को चुप कराने लगे और अचानक ही वो बच्चा चुप हो गया। मतलब ऐसा होता है ना कि चुप कराओ तो धीरे धीरे वो टोन डाउन होगा बच्चा, पर ऐसा नहीं होता। ऑल ऑफ अ सडन उसकी रोने की आवाज एकदम बंद हो गई। निकेत को बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये अचानक कैसे चुप हो गया। अभी निकेत ये सब सोच ही रहा था कि इसे ना अचानक ठंड लगनी स्टार्ट हो गई बहुत जोर से। कमरे की एसी बंद थी, इसने अपने ऊपर ब्लैंकेट डाला हुआ था और पूरा कमरा पैक था एकदम। कोई चांस ही नहीं था कि कहीं से कोई हवा घुसे। रूम के अंदर जो कबर्ड था उसके अंदर एक और ब्लैंकेट रखा था। निकेत ने वो दूसरा ब्लैंकेट भी उठा के अपने ऊपर डाल लिया, पर इसकी ठंड नहीं जा रही थी। ये जैसे तैसे अपनी पूरी बॉडी कवर करके उस बालकनी की तरफ एकटक देखते हुए सोने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में निकेत को ऐसा एहसास हुआ कि जो इसके बालकनी के सामने बिल्डिंग थी ना, वहां से कोई इसे लगातार देख रहा है। ऐसा होता है ना कि अगर पीछे से भी कोई आपको लगातार देख रहा हो तो आपको एहसास हो जाता कि आई एम बीइंग वॉच्ड, कोई मुझे देख रहा है काफी देर से। निकेत को ऐसा फील हुआ। निकेत को लगा कि यार अभी मेरे साथ इतना कुछ हुआ है तो शायद उसकी वजह से मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। यहाँ ये आंख मूंद के एकदम सोने की कोशिश करता है। निकेत बताते हैं कि इनको 3-4 मिनट हुए थे आंख बंद किए हुए कि अचानक फिर से इनकी आंख खुल जाती है और ये उसी विंडो की तरफ देख रहे थे। जो ये विंडो था ये लगभग गेट इतना बड़ा था, ट्रांसपेरेंट विंडो। और फिर उसने पाया कि कमरे की बालकनी से कोई चल के इनके विंडो के सामने खड़ा हो गया है। जब निकेत की नज़र उस फिगर पे गई तब इसका खून सूख गया एकदम। ये वहीं बस वाले अंकल थे। 5-7 सेकंड के बाद वो अंकल विंडो खोलते हैं और चल के निकेत के कमरे में आ गए। कमरे के अंदर एक सोफा था, अंकल जाके वहीं सोफे पे बैठ जाते हैं। सोफे पे बैठ के वो बूढ़े अंकल एक टक निकेत को घूरे जा रहे थे और इसी दौरान उन्होंने निकेत से कुछ बोला। निकेत अपना सर थोड़ा सा और बाहर निकाल के सोफे की तरफ देखता है। अंकल की शक्ल यहाँ एकदम डरावनी हो चुकी थी, आंखें खून जैसी लाल हो रखी है और वो बहुत गुस्से में निकेत की तरफ लगातार घूरे जा रहे हैं। निकेत का दिमाग यहाँ काम नहीं कर रहा था। ये आंख बंद करके भोलेनाथ का नाम लेते हुए चुपचाप ब्लैंकेट ऊपर डालता और सो जाता है। थोड़ी देर के बाद निकेत के चेहरे पर बहुत तेज जलन होने लगी और इसे एहसास होता है कि बहुत तेज धूप इसके चेहरे पर पड़ रही है उस समय। और फिर जब इसकी आंख खुली तो इसने फोन को चार्ज में लगाया और देखा कि दोपहर के 12:30 बज रहे थे उस समय। अंकल जब सोफे में बैठ के निकेत की तरफ देख रहे थे, वहां से लेके अभी तक क्या हुआ इसके साथ इसे कुछ भी याद नहीं। मतलब निकेत को ऐसा एहसास हुआ कि इसने एक टाइम पीरियड क्रॉस कर दिया बहुत जल्दी से। इसे लगता है कि यार मैं तो अभी जस्ट सोने गया था, इतनी जल्दी दोपहर के 12:30 कैसे बज गए। खैर निकेत यहाँ ये सब भूल के ऋषिकेश को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहता था। निकेत बताते हैं कि मैं होटल के वॉशरूम में गया नहाने के लिए, पर थोड़ी देर के बाद ही ना मुझे बहुत डर लगने लगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि वॉशरूम के गेट पे खड़े होकर कोई मुझे देख रहा है और बहुत अजीब अजीब ख्याल आने लगे। तो मैं बिना नहाए ही मुंह हाथ धो के सीधा होटल के रिसेप्शन पे पहुंचता हूँ। वहाँ जाके मैंने मैनेजर से पूछा यहाँ पर आसपास घूमने की कौन कौन सी जगह है, तो उसने तपोवन के अंदर ही एक शॉर्ट ट्रैक के बारे में बताया। निकेत पूरे दिन घूमता है और शाम को पूरा थक हार के होटल वापस जाने से पहले ये रोड के किनारे पर एक टी पॉइंट था, चाय की टपरी थी जहाँ भैया मैगी वैगी बना रहे थे। तो ये सोचता है कि मैगी खाते चाय पीते और उसके बाद हम होटल में वापस जाएंगे। जब निकेत उस मैगी पॉइंट पर पहुंचा तो इसने देखा कि वहां पर एक और बंदा बैठा हुआ है। वो वहां का लोकल था। जितनी देर में मैगी बन रही थी निकेत ने उनसे बातचीत करने स्टार्ट किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मतलब मैं अकेले हूँ होटल में, आज तो घूम लिया पर अभी मैं बहुत पक चुका हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तब उस आदमी ने बोला कि आप एक काम करो, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर कैंपिंग साइट है, आप वहाँ पर चले जाओ। वहाँ आपको बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे कैंपिंग करते हुए, वो लोग रात में पार्टी वार्टी भी करते हैं,
तो आप वहाँ अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। ये बोलते हुए उस आदमी ने एक कार्ड निकाल के निकेत के हाथ में दिया, बोला कि आप मेरा नाम लेना और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। निकेत खुश हो गया भाई बहुत, बोला कि ठीक है, आज रात तो मैं इसी होटल में निकालता हूँ क्योंकि मैंने पूरा पैसा दे रखा है और कल सुबह सुबह मैं पहुंच जाऊंगा कैंपिंग साइट पर। यार जरूरी थोड़ी है कि सब कुछ निकेत के प्लान के हिसाब से हो, क्योंकि इस समय निकेत किसी और ही शक्ति के प्रभाव में था। निकेत खुश होकर वापस अपने होटल पहुंचता है। शाम के 6 बज रहे थे और जब ये होटल में एंटर करने लगा तो इसने देखा कि जो वो मैनेजर है होटल का, वो एक बंदे को डांट रहा है। ये वही बंदा था जिसने निकेत को रात में चेक इन करवाया था। जब निकेत उनके पास से क्रॉस कर रहा था तब उस मैनेजर ने बोला कि निकेत सर, आपकी वजह से हमें 5,000 का नुकसान हो गया है। निकेत यहाँ बहुत डर गया और बोला कि मैंने क्या किया, मतलब इसके दिमाग में आ रहा था कि कहीं कोई सामान उमान तो नहीं टूट गया होटल का। तब उस होटल के मैनेजर ने बताया कि कल आपको जो वो रूम दिया था 1,000 रुपए में, उसका कॉस्ट 4,000 है और आज तो सैटरडे भी है तो इतने कम में आपको वो रूम मिल गया। हमें तो अच्छा खासा नुकसान हो गया ना। पर निकेत यहाँ अंदर से खुश हो रहा था। उसे लगा कि यार 4-5 हजार का रूम मुझे 1,000 में मिल गया इतने सस्ते में। और ये खुश होते होते मैनेजर को इग्नोर करके सीधा अपने कमरे में जाता है। निकेत का यही प्लान था कि मैं अगले दिन कैंपिंग साइट पर जाऊंगा और ये सोच के निकेत घुस जाता है वॉशरूम में नहाने के लिए। वॉशरूम बंद करके निकेत आराम से नहा रहा था और इसी बीच जो उसके कमरे का दरवाजा था उस पर नॉक होता है बहुत जोर से। अपनी नहाने की प्रक्रिया बीच में ही रोककर टॉवेल वगैरह बांध के निकेत बाहर निकलता है और इसने गेट खोला अपने कमरे का। ये देखता है कि इसके गेट पर वो सेम होटल वाला लड़का खड़ा है जिसे मैनेजर अभी डांट रहा था। वो रोते हुए निकेत को बोलता है कि सर प्लीज आप ये कमरा खाली कर दीजिए, आज सैटरडे और मैनेजर इसे मतलब ज्यादा रेट पर लगाना चाहता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे सैलरी में से मैनेजर पैसे काट लेगा। और ना वो बहुत रोने लगा हाथ जोड़ के। निकेत को यहाँ उस पर दया भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। फिर इसने बोला उस लड़के से कि ठीक है, एक काम करो, मेरा आधा पैसा रिफंड करो, उसके बाद ही मैं यहाँ से कमरा खाली करूंगा। वो बंदा मैनेजर को फोन करके बुलाता और मैनेजर इसके लिए रेडी हो गया। निकेत को 500 रुपए वापस मिल जाते हैं। इसने यहाँ पर कॉल किया कैंपिंग वाले को कॉल करके बोला कि भैया मेरे को अभी आना है और आपका नंबर मुझे इन भैया ने दिया था। आधे घंटे के बाद एक बंदा बाइक लेके पहुंचता है जहां निकेत खड़ा था। बाइक पर बैठ के निकेत पहुंचता है कैंपिंग साइट। निकेत तो यही सोच रहा था कि ये पूरा जो इसका कैंपिंग का एक्सपीरियंस है बहुत पैसा वसूल होने वाला है, इसे इतने डिस्काउंट पर मिल गया है सब कुछ। पर इस बात से निकेत बिल्कुल अनजान था कि भाई साहब जो आज की रात होने वाली है ना, ये निकेत अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएगा। जब ये कैंपिंग साइट पर पहुंचा तब इसे कमरा दिया गया। निकेत बताता है कि उस पूरे कैंपिंग साइट पे कुछ 60 कमरे थे, मतलब ऐसे 12-12 कमरों के 5 रो बने हुए थे और उस पूरे कैंपिंग साइट पर सिर्फ 6 लोग थे। एक निकेत, 2 उस कैंपिंग का स्टाफ, एक मैनेजर और एक कपल। और निकेत बताते हैं कि जो वो कपल था सिर्फ तभी दिखाई दिया जब ये लोग डिनर के लिए एक कॉमन रूम में गए थे। अब निकेत यहाँ बहुत परेशान हो रहा था, उसे अपने आसपास इंसान चाहिए थे भाई। ये एक टीचर है, हर टाइम स्टूडेंट से घिरे होने की आदत है इसे। ये यहाँ पर पहुंचा था कि कुछ ग्रुप मिल जाएगा और वहां मैं अच्छे से एंजॉय करूंगा। खैर अब तो निकेत को जैसे तैसे रात काटना था। ये बताते हैं कि जब चेक इन करने के बाद अपने कमरे में ये गया और फिर उसके बाद जैसे इसने फोन निकाला, ये देखता है कि किसी अननोन नंबर से 20 मिस कॉल आए हुए थे। निकेत ने उस नंबर पर कॉल बैक किया और ये सेम उसी लड़के का कॉल था जिसने कल रात निकेत को तपोवन वाले होटल में चेक इन कराया था। वो लड़का बोलता है कि थैंक यू सर, आपने मेरी बहुत हेल्प कर दी। अब निकेत बोलता है कि यार पागल हो क्या, 20 कॉल तुमने क्या थैंक यू बोलने के लिए किया सिर्फ? तब उस लड़के ने बोला कि नहीं, दरअसल बात ऐसी है कि आपका एक सामान कमरे के अंदर पड़ा हुआ मिला मुझे, शायद अपना कोई सामान आप भूल गए होटल के अंदर ही। निकेत ने अपनी बैग की तरफ देखा और बोला कि नहीं, मेरे पास तो एक ही बैग था और वो मैं अपने साथ लेके आया हूँ। फिर वो लड़का बोलता है कि नहीं सर, कल रात को जब आप होटल में आए थे तब आपके पास 2 बैग था, एक तो आप उठा के कमरे में ले गए और एक मैं अपने साथ लेके कमरे के अंदर आया था। अभी जब सफाई कर रहा था कमरे की तब बेड के नीचे मुझे वो बैग मिला। फिर निकेत बोलता है कि ठीक है, एक काम करो, वो बैग का फोटो भेजना व्हाट्सएप पे। और भाई साहब जब निकेत ने वो बैग देखा ना, इसका पूरा शरीर फूल गया डर के मारे। ये देखता है कि जो फोटो में बैग था ये सेम वही बैग है जो बस के अंदर अंकल ने इसे देखने के लिए बोला था। ये भाग के अपने मैनेजर के पास जाता है पर इसने कुछ भी बताया नहीं उनको। इसने मैनेजर को बोलता है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। तब मैनेजर ने इसको थोड़ा पानी वानी दिया पीने के लिए और आसपास जो कैंप साइट था वो थोड़ा सा दिखाने के बाद इसको बोला कि कल सुबह हम चलेंगे राफ्टिंग के लिए। अब जब ये मैनेजर अपने कैंप साइट निकेत को घुमा रहा था तब निकेत ने देखा कि इसके कैंप साइट से थोड़ा सा ऊपर एक दूसरा कैंप साइट है और वहां पर बहुत सारे लोग हैं।
पूरी पार्टी वार्टी चल रही है, एकदम लिट माहौल बना हुआ है। निकेत ने डिसाइड किया कि ये जाके थोड़ी देर ऊपर बैठेगा उनके पास। फिलहाल निकेत ने अपना फोन स्विच ऑफ करके जेब में रख लिया। ये अपने कमरे के अंदर आता है, थोड़ा चेंज वेंज करता है। थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद निकेत बाहर जाता है अपने कैंप साइट से उस ऊपर वाले कैंप साइट पर जाने के लिए। और इस बार जब ये बाहर निकल के देखा उस कैंप साइट के ऊपर, तो ये पाता है कि भाई वहाँ कोई है ही नहीं, एकदम पिच डार्क हो रखा है। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि पिछले 2-3 दिनों से वहां पर कोई आया ही नहीं उस कैंप साइट पे। एकदम घनघोर अंधेरा, अजीब सी शांति थी वहाँ। ये वापस अपने कमरे में आता है और चुपचाप ब्लैंकेट डाल के सो जाता है। अब जो निकेत का कमरा था वो नीचे वाले फ्लोर पे था, ठीक है, नीचे वाले फ्लोर के बिल्कुल लेफ्ट साइड वाले रूम में। और इसके कमरे के पास से ऊपर सीढ़ी जाती है। सीढ़ी से थोड़ा ऊपर जाके एक और लाइन थी कमरों की, वो सेम उसी मैनेजर का था। अब यहाँ निकेत जब अपने कमरे में सो रहा था तब रात के कोई 12 बजे के आसपास इसे सुनाई देता है कि बहुत तेज बारिश हो रही है। ये अपने कमरे के अंदर एकदम दुबक के लेटा हुआ है। इसने डिसाइड किया कि आज तो कुछ भी हो जाए बाहर नहीं निकलूंगा। और 7-8 मिनट ऐसे लेटने के बाद इसे अपने दरवाजे पर नॉक सुनाई देती है। कोई इसका दरवाजा बहुत जोर जोर से पीट रहा था। भाई साहब यहाँ निकेत की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर निकल के जाए और गेट खोल के देखे ये कौन है। निकेत बताते हैं कि वो बंदा 20 मिनट तक इसका दरवाजा पीटता रहा और उसके बाद अचानक से ही उसका दरवाजा पीटना बंद हो गया। और जैसे ही उसका दरवाजा पीटना बंद हुआ, निकेत देखता है कि थोड़ी देर के बाद ही जो ऊपर अभी बारिश हो रही थी इतनी तेज, उसकी आवाज़ आनी भी बंद हो गई थी। ये 15-20 मिनट और वेट करता है कि शायद कोई आए दरवाजे पर फिर से, पर कोई भी नहीं आता। ये हिम्मत करके जाता है, अपने कैंप साइट का दरवाज़ा खोलता है। और जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है सामने। घना अंधेरा हो रखा है एकदम। अभी निकेत कुछ सोच ही पाता कि जो इसके फ्लोर के ऊपर वाले फ्लोर पे कैंप साइट था, वहाँ से लोगों की आवाज़ आने लगी इसे। ऐसा मालूम हुआ कि वहाँ पर 7-8 लोग बैठे और आपस में अपना गप मार रहे हैं। निकेत के अंदर पता नहीं क्या चल रही, इसने सोचा कि मैं एक बार थोड़ा जाके देखता हूँ ऊपर। भाई साहब ये अपने कमरे की साइड वाली सीढ़ी से पहुँचता है ऊपर वाले कैंप साइट पर और फिर उसने पाया कि वहाँ भी कोई नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अब यहाँ पर ना निकेत के साथ कुछ अजीब ही होने लगा। इसे कायदे से उतर के वापस अपने कमरे में चला जाना चाहिए था, पर निकेत बताते हैं कि मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं उस सीढ़ी से वापस उतर के अपने कमरे में जाऊं। ऊपर जो कैंप साइट के पास रास्ता था उसी पर निकेत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और थोड़ी देर बाद वहीं पर खड़े होके निकेत एक टक सामने देखने लगता है। ये देखता है कि इसके ठीक सामने एक लकड़ी का घर है और उस लकड़ी के घर में एकदम एक डिम सी लाइट जल रही थी। थोड़ी देर बाद उस घर से एक औरत बाहर निकलती है। वो चलते हुए निकेत के पास आ रही थी। अब जैसे ही निकेत ने उसको अपने करीब आते हुए देखा, इसके पैर कांपने लगे। भाई ये बहुत ज़्यादा डर चुका था उस समय पे। इसने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया पर इसके शब्द लड़खड़ा रहे थे, ये प्रॉपर तरीके से पढ़ भी नहीं पा रहा था। निकेत यहाँ ऑब्जर्व करता है कि वो औरत इसके तरफ आ तो रही है पर ये निकेत की तरफ नहीं देख रही। निकेत ने बताया कि उसे ऐसा फील हुआ कि वो औरत एक बहुत अजीब सी स्माइल करते हुए शायद निकेत के पास कोई और खड़ा था उसकी तरफ देखते हुए आगे बढ़ रही थी। और जब वो औरत निकेत के एकदम करीब आ गई ना, तब निकेत धीरे से मुड़ के अपने पास देखता है कि वो किसकी तरफ देख रही है। और इसने पाया कि ये सेम बस वाले अंकल थे और उनको देखते ही निकेत यहाँ जोर से चिल्लाते हुए बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब नींद खुली तो निकेत अपने को कमरे के अंदर पाता है। वहाँ पर जो मैनेजर और स्टाफ वो सब खड़े थे। निकेत ने मैनेजर को सारी बात बताई। तब वो मैनेजर बोलता है कि भाई जी आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से सीधा बस पकड़ के देवप्रयाग जाइए, वहाँ रघुनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे दर्शन वर्शन करने के बाद ही आप अपने घर वापस जाइएगा। मैनेजर ने निकेत को नीचे हाईवे पर छोड़ दिया और वहां फिर निकेत एक ट्रक वाले से लिफ्ट लेके सीधा तपोवन पहुंचता है। तपोवन पहुंचकर इसने देवप्रयाग के बस बुक की और वो बस का टाइमिंग शाम के 5 बजे की थी। फिलहाल दिन के 12 बज रहे थे। निकेत ने डिसाइड किया कि यार थोड़ी देर जाके मैं गंगा जी के किनारे बैठता हूँ और फिर 5 बजे मैं बस पकड़ के देवप्रयाग जाऊंगा। निकेत जाके चुपचाप गंगा जी के किनारे बैठ जाता है। ये एकदम परेशान होकर गंगा नदी की तरफ देख रहा है। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ इसके साथ अभी। और अभी निकेत इस सोच विचार में पड़ा ही था कि इसके पास ना एक साधु चल के आते हैं और आके उन्होंने निकेत से सीधा बोला कि बेटा ऐसे चिंता करने से कुछ नहीं होगा, जिसका सामान तुम अपने साथ लेकर आए हो उसे जाके वापस कर दो, इसी में भलाई है तुम्हारी। और ये बोलकर वो साधु वहां से वापस चले गए। अब साधु की बात सुनते ही निकेत भाग के उस होटल में जाता है तपोवन वाले। वहां जाकर उसने वो बस वाले अंकल का सामान कलेक्ट किया और फिर इसने देवप्रयाग का प्लान तो ड्रॉप कर दिया।
ये सेम उसी कंपनी की बस बुक करता है वापस दिल्ली जाने के लिए। निकेत उस बस में बैठता है। वो बस सेम उसी ढाबे पे रुकती है खतौली में, और यहाँ पर निकेत उस अंकल का सामान लेके बस से नीचे उतरता है और उसी ढाबे के बाहर रख के वापस बस में चढ़ जाता है। इसके बाद निकेत दिल्ली आया और यहाँ पर इसके परिवार में भी कुछ बहुत ही अलग ही कांड हो रखा था, जो कि निकेत ने डिस्क्लोज नहीं किया मुझे ईमेल पे। बस बोला इसने कि भैया बहुत कुछ बुरा हो रखा था फैमिली में। फिर निकेत और उसके फैमिली वालों ने इसे पंडित को दिखाया और उन्होंने कुछ पूजा की। 7 दिन तक वो पूजा चली और फिर जाके निकेत यहाँ थोड़ा नॉर्मल हुआ। निकेत को ये तो नहीं पता चला कि वो एंटिटी क्या थी, कैसे इनके पीछे पड़ी, पर उन्होंने बोला कि शायद जो उस औरत को उसने देखा था और जो ये अंकल थे, शायद वो दोनों का कोई रिलेशन था। तो यार ये थी दिल्ली से ऋषिकेश की एक बहुत ही डरावनी कहानी। और अगर आप वहाँ आसपास के रहने वाले हैं, आपको कुछ पता है इस इंसिडेंट के बारे में, तो ज़रूर यार कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।